हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 6। ठीक है। अब मॉड्यूल नंबर 6 को समझने के पहले सबसे पहले मैं आपको फ्रीक्वेंसी का थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। ठीक है। फ्रीक्वेंसी पावर सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्यों होती है, ठीक है, इसका क्या रोल होता है, और जब फ्रीक्वेंसी डेविएट होती है, फ्रीक्वेंसी में जब चेंज होता है तो उसके क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं या क्या क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आपकी मेंटेन होगी 50 हर्ट्ज़ पे। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की या इलेक्ट्रिकल लोड की जो फ्रीक्वेंसी होगी 50 हर्ट्ज़ होगी। 50 हर्ट्ज़ मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। अब जो भी आपके लोड्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल लोड्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ठीक है, वो जनरली डिज़ाइन होते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी में आप डेविएशन करोगे तो इलेक्ट्रिकल लोड्स में भी चेंज आएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिकल लोड्स में चेंज इन द सेंस का मतलब है उसके आउटपुट में भी चेंज आएगा। ठीक है। और जो स्टीम टरबाइन होती है, ठीक है, स्टीम टरबाइन की जो ब्लेड होती है उसको आप ऑपरेट करते हो किसी नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी पे। एक बैंड होता है नैरो बैंड, उस रेंज तक आप इसकी फ्रीक्वेंसी को सेट करके रखते हो। अगर फ्रीक्वेंसी में डेविएशन होता है, ठीक है, या इस बैंड जो नैरो बैंड है उस बैंड के बियॉन्ड आपकी अगर फ्रीक्वेंसी जाती है, ठीक है, तो आपकी जो टरबाइन है या टरबाइन की जो ब्लेड है वो डैमेज हो सकती है। ठीक है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ प्रोटेक्शन का यूज़ करना पड़ता है, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या कंट्रोल इक्विपमेंट का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। इन केस ऑफ अंडर और ओवर द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। ठीक है। जनरली जो फ्रीक्वेंसी डेविएशन होता है पावर सिस्टम में वो प्लस माइनस 0.5 हर्ट्ज़ का होता है। ठीक है। या प्लस माइनस 0.5 का इन द मतलब है कि अगर प्लस हो जाएगी तो ये 50.5 हर्ट्ज़ हो जाएगा, अगर कम होगी तो ये 49.5 हर्ट्ज़ होगा। ठीक है। अब आपका मॉड्यूल नंबर 6 आ रहा है। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 6 में आपका जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक प्राइसिंग प्रिंसिपल। ठीक है। बेसिक प्राइसिंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको तीन जो वेरिएबल्स है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो जो कस्टमर की जो कॉस्ट है, ठीक है, जो कस्टमर की जो कॉस्ट है उसका आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है वो प्राइस का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तीसरा जो है वो है प्राइस की पोजीशनिंग। ठीक है। मतलब मार्केट का प्राइस क्या है और जो इसका न्यूट्रल पेनिट्रेशन है वो क्या चीज़ है। ठीक है। तो सबसे पहली है आपकी कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ठीक है। अब ये जो प्राइसिंग है, ठीक है, ये जो प्राइसिंग है ये मोस्टली ड्रिवन होती है कंपनी के खुद के कॉस्ट से। ठीक है। कंपनी के खुद के कॉस्ट से विच शुड पॉसिबली आल्सो बी हेवी ऑन द अनवारंटेड ओवरहेड। ठीक है। दूसरा होता है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। ठीक है। ये प्राइसिंग जो होती है वो ड्रिवन होती है कॉम्पिटिटर के प्राइस से। ठीक है। फॉलोड बाय ओवन कॉस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। खुद के कॉस्ट स्ट्रक्चर से ये जो प्राइसिंग है ये डिफाइंड की जाती है। थर्ड वन इज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग को डिफाइन करने के लिए तीन वेरिएबल्स का यूज़ होता है। कौन कौन से है? सबसे पहला तो है कस्टमर की एबिलिटी। ठीक है। कस्टमर की एबिलिटी और उसको पे करने का विलिंगनेस। ठीक है। दूसरा होता है कॉम्पिटिटर का प्राइस लेवल। थर्ड वन इज कंपनीज ओवन कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड करेंट प्राइस लेवल। ठीक है। तो यहाँ से तीन चीज़ें निकल के आ रही है, एक तो है कॉस्ट, एक तो है कंपटीशन और तीसरा है कस्टमर। ठीक है। तो ये तीन फिगर मैंने बनाए हुए हैं, तीनों फिगर में आप देखो। सबसे पहला तो है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, दूसरा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, थर्ड वन इज़ वैल्यू प्राइसिंग। ठीक है। इसके बेस पे मैंने कॉस्ट को फिक्स कर दिया है। अब जो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है ये दो चीज़ों के बीच में डिफाइन होगी, एक तो कॉस्ट के बीच में और एक कंपटीशन के बीच में। ठीक है। कॉम्पिटिटर जो होगा उसकी कॉस्ट के बीच में। सेकंड कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये केवल कॉस्ट पे ही डिपेंड करेगी। ठीक है। जो कस्टमर का जो कॉस्ट होगा उसके बीच में ही डिफाइन करेगी। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग किसके बीच में होगी? एक तो कस्टमर के कॉस्ट के बीच में होगी और एक, ठीक है, कंपनी के खुद के कॉस्ट के ऊपर होगी। ठीक है। तो ये तीन प्राइसिंग है जो आपको याद रखनी है। ठीक है। जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है उसमें तीन वेरिएबल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है। अब आता है जनरेटर कॉस्ट कर्व। ठीक है। जनरेटर कॉस्ट कर्व बेसिकली पावर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। ठीक है। जनरेटर कॉस्ट कर्व आप क्या डिफाइन करते हो? ठीक है। इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं फ्यूल कॉस्ट और जनरेटर की इफ़िशियंसी।
ठीक है। मतलब जो जनरेटर का जो आउटपुट आएगा मेगावाट में, आउटपुट पावर जो आएगी, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट जब आप निकालोगे तो वो सिंपल सी बात है, इफिशियंसी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। तो जनरेटर कॉस्ट कर्व आर डिटरमाइंड बाय फ्यूल कॉस्ट एंड जनरेटर इफिशियंसी, ठीक है। अब जनरेटर कॉस्ट कर्व को बनाने के लिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसमें जनरेटर का जो सारा डेटा है, ठीक है, वो आपको फिट करना है, ठीक है, वो आपको फिट करना है। अब जनरेटर कॉस्ट कर्व को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। बेसिकली 4 ग्राफ्स होते हैं, 4 ग्राफ्स होते हैं। कौन कौन से 4 ग्राफ? सबसे पहला तो होता है इनपुट आउटपुट कर्व, ठीक है, इनपुट आउटपुट कर्व। दूसरा होता है फ्यूल कॉस्ट कर्व। थर्ड वन इज़ हीट रेट कर्व एंड फोर्थ वन इज़ यूनिट जनरेटिंग कॉस्ट कर्व एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट कर्व, ठीक है। ये 4 कर्व होते हैं। चारों कर्व के बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये बेसिक आपने जब पावर सिस्टम पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा, इसके बारे में पढ़ा होगा जब आपने लोड फैक्टर पढ़ा है या डाइवर्सिटी फैक्टर पढ़ा है या डिमांड फैक्टर पढ़ा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट कर्व जो है वो किस किस के बीच में बनेगा, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। अब इसमें जो प्लॉट होता है वो कैसे वेरी करता है, ठीक है। देखो, इसमें जो प्लॉट होता है वो एक स्लोप के फॉर्म में होता है। सेम फ्यूल कॉस्ट कर्व में भी जो आपका कर्व आएगा वो भी स्लोप के फॉर्म में होगा, ठीक है। हीट रेट कर्व क्या होगा कि जितनी हीट आपकी जनरेट हो रही है, ठीक है, एक जनरेटर के कॉस्ट कर्व में जितनी भी हीट जनरेट होगी उसको आप हीट कॉस्ट कर्व में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। यूनिट जनरेटिंग कॉस्ट कर्व एंड इंक्रीमेंटल कर्व, ठीक है, जितनी भी यूनिट्स जनरेट कर रहा है आपका जनरेटर और जितना भी उसमें चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये सब चीज़ें आती है जनरेटर कॉस्ट कर्व के अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।